हमें इस तक ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इरफान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। इरफान साहब, सबसे पहले तो आपका हम कमेंट लेना चाहेंगे कि 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आई है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस, टीम की तैयारी को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, सबसे पहली तो बड़ी खुशाइन बात है कि 17 ईयर्स के बाद इंग्लैंड की टीम आई और उसका एक पार्ट T20 सीरीज ऑलरेडी खेल चुके हैं जी। और उसमें भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, बिट्स एंड पीसेस में अच्छी खेली, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा हमारे लिए था साइन। जब भी क्रिकेट की बात होती है तो टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट माना जाता है, क्योंकि क्रिकेट की असल ब्यूटी ही टेस्ट क्रिकेट है जी। और 2005 में इंग्लैंड की टीम आई थी, इंजमाम उल हक तब कैप्टन थे, तो हमने वो टेस्ट सीरीज जीती थी और अभी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, आल्दो के टेस्ट के अंदर हम कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इन लास्ट 2-3 सीरीज। अगर देखें तो श्रीलंका के अगेंस्ट हमने ड्रॉ खेली, एक सीरीज हुई, फिर इसी तरह उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हम 1-0 से हारे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन कंडीशन को, होम कंडीशन को यूटिलाइज करें, क्योंकि राइट आफ्टर आपके इसके बाद न्यूजीलैंड आ रही है और फिर न्यूजीलैंड के साथ भी आपकी सीरीज है, तो ये प्रिपरेशन और सारी एक सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिहाज से आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये टेस्ट चैंपियनशिप के भी पॉइंट्स है इसके अंदर। तो अगर आप इसको जीतते हैं, ये अगली सीरीज जीतते हैं, तो आपके पास शायद एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उस लिहाज से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीरीज। टेस्ट सीरीज में टेस्ट टीम जो पाकिस्तान की बनी उसमें क्या चेंजिंग्स देख रहे हैं आप? जैसे हमने उस दिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था डिस्कशन की थी, 3-4 प्लेयर को ऐड किया गया है, मोहम्मद आमिर को किया गया है जो स्पिनर है, फिर इसी तरह सरफराज की वापसी हुई है, आखिर जो फवाद आलम है उनको ड्रॉप कर दिया गया है। मेरा मानना ये था कि फवाद आलम को इंडक्ट किया गया था हारिस सुहेल की जगह पे, तो हारिस सुहेल को होना चाहिए था। तो ये 4 चेंजिंग हमें देखा गया। फिर इसी तरह यासिर शाह नहीं है, वो एक भी आपके लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सेटबैक हो सकते हैं कि आप परमानेंट मेंबर थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो टीम हमारी फिर भी बैलेंस है, बेहतर है, बट ये अभी ग्रेजुअली जब परफॉर्मेंस कप्तान बाबर आजम ही है, कप्तान बाबर आजम, कप्तानी बाबर आजम की है T20 की भी, वनडे की भी और टेस्ट सीरीज की। अभी तक तो तीनों सेरे इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? उनकी कप्तानी को किस तरह से देखिए, टेस्ट में फिर भी वो मेरे मानने में वो ठीक है कैप्टन, क्योंकि उनका जो मेथड है कैप्टनसी का वो उनको समहाउ सूट करता है। टेस्ट का फॉर्मेट भी कह लें या ओडीआई में भी किसी हद तक, बट टेस्ट में ज्यादा सूट करता है। जिस तरह हम मिसबाह उल हक की एग्जांपल कोट करते हैं, तो मिसबाह उल हक को टेस्ट का फॉर्मेट बहुत सूट करता था और वो एक टाइम था कि पाकिस्तान को नंबर 1 रैंकिंग पे भी लेके गए। बट ओडीआई और T20 के अंदर हमने देखा कि मिसबाह उल हक हमेशा स्ट्रगल करते थे परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और एज ए कैप्टन भी। तो बाबर आजम भी उन्हीं की कोचिंग के अंदर कैप्टन बने और उनके अंदर भी रिफ्लेक्ट होती है उनकी कैप्टनसी कहीं ना कहीं। तो देखें, अभी मार्जिन तो ये 2-2.5 साल से हम दे रहे हैं कि वो लर्निंग कैप्टन है और ग्रेजुअली सीख जाएंगे। अब वो देखते हैं किस तरह सीखते हैं। तो बॉयज को जो है वो ये कोई पैगाम देना चाहेंगे आपके टेस्ट सीरीज आ गई है, जितना खेलना है खेल लें, जितनी डॉट बॉल्स करनी है कर लें, जितनी बीट करनी है कर लें, ठीक है? तो प्लीज खुदा का वास्ता T20 शॉर्ट फॉर्मेट में जो है ना, ये बड़ी आपने मजे की बात की। हम टेस्ट को खेलते हैं वनडे के अंदाज से, वनडे को खेलते हैं हम T20 के अंदाज से, T20 को खेलते हैं वनडे के अंदाज से। तो हमारा टीम का जो कॉम्बिनेशन है, हम T20 खेलते हैं टेस्ट के अंदाज नहीं, उतना भी ना दूर ले लेकिन उसमें आप देखें ना, उसी तरह हम पावर प्ले को थोड़ा आराम से खेलते हैं, फिर एंड में मारना शुरू करते हैं, तो वो ओडीआई का सारा सीक्वेंस है। तो हम हर मेथड को, हर फॉर्मेट को डिफरेंट मेथड से खेलते हैं। बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, थोड़ी सी फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा अपसेट्स हो रहे हैं और कल बेल्जियम और अगर मोरक्को के मैच की बात करें तो बेल्जियम नंबर 2 रैंक की टीम है, लेकिन उनको मोरक्को के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। बताइएगा इस सारी सिचुएशन को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कल भी जिस तरह हमने देखा 4 मैचेस हुए और उसमें अगर पहला जो था जापान और कोस्टारिका का था, कोस्टारिका ने जापान को हराया, जापान ने पिछला मैच जर्मनी को हराया हुआ था, तो बड़ी अच्छी साइड लग रही थी। फिर इसी तरह बेल्जियम के जो आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही कहा जा सकता है, क्योंकि बेल्जियम नंबर 2 रैंक की टीम थी और मोरक्को 16 की थी, तो लग रहा था कि कहीं बेल्जियम में इसको इजीली सेलिंग उनके लिए होगी, बट वो बड़ा ज़बरदस्त खेले और उन्होंने पूरा एक शेल के अंदर उनको बाउंड कर दिया और उनको किसी तरह भी अटैक नहीं करने दिया और आराम से वो मैच जीत गए। अब ये ग्रुप भी बड़ा वाइड ओपन हो गया है, हर टीम जो है उसके पास पॉसिबिलिटी है और लास्ट स्टेज के ऊपर, लास्ट गेम के अंदर जाके डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आएंगे। इसी तरह फिर क्रोएशिया और कनाडा का मैच था। क्रोएशिया हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छी सीजन टीम है, बट
कनाडा भी पिछला मैच बहुत अच्छा खेली थी, बट हमने देखा कि वो भी 4-1 से हार गई। इसी तरह स्पेन और जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। जर्मनी लास्ट गेम अपनी जापान से हारा था और स्पेन ने 6-0 से 7-0 से कोस्टारिका को हराया था। तो लगता यही था कि ये जो है स्पेन इजीली जीतेगा और जर्मनी के लिए भी ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। डिस्पाइट ऑफ इट कि जर्मनी ने ड्रॉ खेला, बट फिर भी अभी वो एक बिल्कुल एज पे है टूर्नामेंट से आउट होने के लिहाज से। डू एंड डाई वाली सिचुएशन, डू एंड डाई से भी शायद बढ़ के, क्योंकि अब नेक्स्ट गेम अगर वो जीते हैं तो शायद फिर एवरेज गोल के ऊपर बात आ जाएगी और दूसरी टीम का ड्रॉ करना या हारना पाकिस्तान टीम वाला उनका भी हाल हुआ है। पाकिस्तान वाला हिस्सा का आ रहा है। तो वो हम कल भी रात की ट्रांसमिशन में यही बात कर रहे थे कि 2-3 टीमें ऐसे हैं बिल्कुल एज पे हैं और उसी फार्मूले पे जिसपे पाकिस्तान चलता है वो भी खेल रही है। चल रही है। अच्छा, अगर T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसको अगर देखा जाए, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हमने क्रिकेट में भी अपसेट्स देखे और हम फुटबॉल में भी अपसेट्स देख रहे हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे ऑन अ लाइटर नोट कि ये जो अपसेट्स हैं ये परफॉर्मेंस से कोई लेना देना है या इससे बिजनेस बहुत अच्छा होता है? देखिए ऑब्वियसली अब फुटबॉल के अंदर भी अगर आप बात करें तो फुटबॉल भी मेरा ख्याल है T20 से मैं तो नहीं बता सकता, आप खुल के बता दें। T20 से रिलेट कर रही है फुटबॉल भी और काफी ज्यादा अगर आप देख रहे हैं तो इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता चला जा रहा है और जितना बड़ा इवेंट होता है। अब जो दूसरी टीमें होती हैं जो जिसे हम सेकंड टीयर या थर्ड टीयर की टीम कहते हैं, जब वो वर्ल्ड कप में आ जाती हैं तो अब वो भी अपना 100% देने की कोशिश करती हैं। अब ओब्वियसली जब एक कंपटीशन के अंदर आपके 90 मिनट्स की गेम है और सब जोर लगा रहे हैं तो, और मेरा ख्याल है कि स्पेक्टेटर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो शायकीन देखने आए हैं या टीवी पे देख रहे हैं उनको इस तरह के क्लोज मैच मिलता है और अपसेट से ये भी होता है कि सारी टीमों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाता है। मतलब अगर ये कहा जाए कि सनसनी ही बिकती है तो गलत नहीं होगा। वो आई बॉल तो आपको पता है फिर वो सियासत में हो, वो ड्रामों में हो, वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या वो स्पोर्ट्स में हो, तो बिकती सनसनी है। सनसनी खेज चीजें बहुत बिकती हैं। ट्रू। मेरे जैसे आपने भी थोड़ी फैलाने की कोशिश की। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कोशिश तो मेरी ये थी कि इसको क्लैरिफाई किया जाए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिले ना। बिल्कुल। तो मैं आपका फायदा उठाते हुए थोड़ा चाह रहा था कि मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपको देता रहूंगा आस्ते लेकिन ऑन एयर नहीं। नहीं ऑफ एयर ये बात आप लोग। आज के मैचेस कौन कौन से होंगे? आज एक मैच तो 12 बजे हो चुका है, स्पेन और जर्मनी का, जैसे हमने कहा कि वो 1-1 से ड्रॉ रहा। दूसरा है 3 बजे कैमरून और सर्बिया का। सर्बिया अच्छी फुटबॉल खेल रही है, 22वीं रैंक की है। कैमरून को हमने देखा कि वो बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेलती है और जितनी भी अफ्रीकन साइड है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। अच्छा तगड़ा मुकाबला देख रहे हैं। फिर 6 बजे होगा साउथ कोरिया और घाना का। घाना जो है वो 61 रैंक टीम है और साउथ कोरिया 26 है, बट साउथ कोरिया जो है वो उनका पेस बड़ा अच्छा है। वो जिस तरह पहले मिनट से गेम को स्टार्ट करते हैं उसी तरह वो 50 मिनट तक 90th मिनट तक भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बट अगेन ये मैच भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा क्लोज मैच होगा। और इसी तरह जो सबसे बड़ा मैच देखना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि ब्राजील का किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट मैच होता है तो लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप ब्राजील लेता है और उन नंबर 1 रैंक की टीम भी है, उनका स्विट्जरलैंड के साथ है। ब्राजील पहले रैंक की टीम है, वो 15 रैंक की है, लेकिन ये यूरोपियन जो साइड है ये इजी कभी भी आपको मैच नहीं देती। ये हर मैच के अंदर आपको बड़ा टफ टाइम देती है। और मुझे लगता है कि अगर ये ब्राजील अपने नाम करता भी है तो गोल डिफरेंस का जो मार्जिन होगा वो 1-2 से ज़्यादा नहीं होगा। बट स्विट्जरलैंड के लिए भी हंट में रहना बहुत नेसेसिटी है कि उनकी कोशिश होगी कि अगर लेट्स सपोज वो जीत नहीं पाते तो किसी तरह इसको ड्रॉ करें ताकि उनका जो अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिहाज से चांसेस इंटैक्ट रहे। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा ग्रुप जो ये भी वाइड ओपन है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा। सही, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान की टीम को कब देख रहे हैं आप फुटबॉल के मैचेस में? सबसे पहले टीम बन तो जाए। बॉडी तो है जिसपे कब्जा होता रहता है, फिर कब्जा छुड़वा। मैंने शायद पहले शो में भी हमने बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली 5-6 साल पहले जब मिनिस्टर थे फैसल सालेह, उस टाइम में थोड़ी सी इस पर वर्किंग हो रही थी। आपने बाहर से कोच को भी बुलाया, ब्राजीलियन कोच थे, बट उसके बाद ना बॉडी रही, फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह के मामलात के अंदर ना हमारी टीम रही। पहले रैंकिंग में भी कुछ लास्ट नंबर पे थी, अब तो वो क्योंकि टीम नहीं है तो वो रैंकिंग में भी आउट हो गए। लास्ट से हम टॉप पे थे। लास्ट से हम टॉप पे थे, नीचे से टॉप पे थे। इंटरेस्टिंगली ये चीज़ है कि हमारे नीचे से टॉप पे थे। जो स्ट्रीट बॉयज हैं वो दूसरी दफ़ा इवेंट में पार्टिसिपेट किया और तीसरी पोजीशन लेके आए। तो मैं अक्सर यही बात करता हूँ, तो उन्हीं स्ट्रीट बॉयज को ही आप ट्रेन अप कर दे थोड़ा। उन्हीं को उनके अंदर पोटेंशियल है तो वो पूरी दुनिया में जाके आपको पोजीशन लेके देते हैं। और जिस तरह माना जाता है लियारी के अंदर, कराची लियारी के अंदर एक
पूरे का पूरा उनका एरिया खेलता है, जी। तो आप उन्हीं बच्चों को पिक करें। मेरा ख्याल है फुटबॉल की अब जो इंटरेस्ट अब मैं इस जनरेशन में देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है और वो बड़ा एक इसको सीरियस ले रहे हैं। मेरा तो ख्याल है शायद ये जो नई पौध आ रही है ये क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल में इंटरेस्ट ले रही है। स्कूल्स के अंदर भी आप देखेंगे ये क्लब्स मैंने देखने शुरू कर दिए हैं अब काफ़ी, खास तौर पे लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर आप देखें, कराची के अंदर भी, तो ये क्लब्स काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। अच्छा इरफान सही साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हम ऐसे बच्चों को ले आ रही और इस तरह के जगह से पिक कर सकते हैं जिनमें हमें नजर आता है पोटेंशियल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ाई का होना भी बहुत ज़रूरी है? एजुकेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इतने बड़े इवेंट में अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपका कोड, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपको बात करनी आनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन गैप है और जिस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्रिकेट टीम की तरफ तो नहीं है। वेल नो कमेंट्स। सोसाइटी का अगर आप फंडामेंटल की बात करेंगे ना जी, तो एजुकेशन ऑन टॉप ऑफ इट, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है आपका हर सिटीजन का, रिगार्डलेस कि आप स्पोर्ट्समैन हो या नहीं हो, बिल्कुल। तो एजुकेशन तो सबसे पहले आनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई भी गवर्नमेंट ले लें आप, पिछली जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट ले लें, किसी की भी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं रही। शायद मैंने मेरा ख्याल है आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर किया था कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना था, हाँ जी, और प्रो लीग खेलनी थी जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ चाहिए था। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा इस टाइम दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन है हॉकी के अंदर, 4 दफा की चैंपियन है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको 8 करोड़ नहीं प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से उल्टा हमें फाइन हुआ। बिल्कुल, फाइन भी हुआ, हमने क्वालिफाई भी नहीं किया, हमारी जगह फिर स्लॉट खाली होगी। भारत ने क्वालिफाई उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से क्वालिफिकेशन की और तीसरी पोजीशन ली। अब आप खुद सोचें कि अगर नेशनल स्पोर्ट्स को अगर आप प्रायोरिटीज नहीं दे रहे, अरबों की गाड़ियां नहीं आ सकती हैं। और यकीन करें जब मुझे ये न्यूज़ मिली और मैंने शहबाज सीनियर साहब का इंटरव्यू किया था तब, और जब मुझे पता चला तो मैं कम से कम 2-3 रात सो नहीं सका कि आप एक स्पोर्ट की अगर ये वैल्यू नहीं दे रहे कि उसको 8 करोड़ नहीं दे रहे। ठीक है, उनकी आंखों में मैंने देखा कि कितना वो अपसेट थे। और ये जो 8 करोड़ अमाउंट है, एक गाड़ी स्किप कर दें और 8 करोड़ पूरा जाए। अब आप समझ गए ना मैं इशारा किस तरह? एक गाड़ी स्किप कर दें तो आप अपनी नेशनल स्पोर्ट को वैल्यू क्या दे रहे हैं? वैल्यू क्या दे रहे हैं? सही बात है। इरफान सही साहब बहुत शुक्रिया आपका।